हाँ जी भैया। तो मास्टर की पाठशाला में सभी का स्वागत है। ठीक है, हम वैकल्पिक विषय के रूप में समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें पहली क्लास हो चुकी है और उसमें हमने ये जान लिया है कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है, समाज क्या है और शास्त्र क्या है। वो सारी चीजें हमने स्पष्ट कर ली थी कि समाज का अध्ययन करना समाज शास्त्र है। ठीक है, अध्ययन किस किस दृष्टिकोण से होगा वो हमने देख लिया था। अभी और मैं डिटेल में आ रहा हूं, आगे आप रुक जाओ जरा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया था कि समस्या और समाधान, हम जो समाज का अध्ययन करेंगे वो इन दो पहलुओं पर करेंगे, एक समस्या और उसका समाधान किस तरीके से हुआ है। ठीक है, किस तरीके से होगा, किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारे पहलू हम ध्यान में रख करके समाज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसी को हम, ठीक है, सिलेबस में बांट लेंगे। जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस दिया है इसी दृष्टिकोण के इर्द गिर्द दिया है। ये दो ही दृष्टिकोण हैं जिसको अपनाया गया है और इन दो दृष्टिकोण के इर्द गिर्द क्या किया है, बहुत स्पष्ट रूप से सिलेबस को दिया है। ठीक, इतनी बात हमारे पास क्लियर है। तो कल तक जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, मैंने इसकी पिछली क्लास तक जो हमने पढ़ लिया था वो ये जान लिया था कि वैकल्पिक विषय का चुनाव किस प्रकार से होगा, पहला। और दूसरा, चुनाव कर लिया है तो हम समाज शास्त्र में आ गए हैं, अब तो समाज शास्त्र का मतलब क्या होगा ये हमारे पास स्पष्ट था। तो मैंने कल आपको दो प्रकार की चीजें बताई थी। ठीक है, दो प्रकार की चीजें बताई थी कि जो समाज का अध्ययन है यानी समाज का जो शास्त्र है, ठीक है, अध्ययन जो होगा वो कितने प्रकार से होगा, तो वो दो दृष्टिकोण से होगा। ठीक है, कितने, दो दृष्टिकोण से होगा। एक होगा सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक है, एक क्या होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से, और एक होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आपको समाज को पढ़ने के लिए दो नजरियों का उपयोग करना होगा, या दो नजरियों का उपयोग आप पाते हो जब किताबें पढ़ते हो, तो दो नजरिए की किताबें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सामान्यतः कोई विशेष परिस्थिति में हो सकता है कि कोई नई दार्शनिक तरीके से समाज का अध्ययन कर रहा हो। ठीक है, दार्शनिक तरीके से भी कर सकते हैं आप, ऐसे कोई मना ही नहीं है। लेकिन सामान्यतः आपको ये दो नजरिए देखने को मिलते हैं, एक सामाजिक और एक वैज्ञानिक। बात स्पष्ट है। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड से, ठीक है, समाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए तीन चीजों का उपयोग करते हैं। हमें क्योंकि वैज्ञानिक स्थिति में जाना है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना है, तो निश्चित रूप से एक बात है कि हमें बात सिर्फ बोलना नहीं है, उसको सिद्ध करके देना है। ठीक है, और चूंकि कास्ट अगस्त कामते ने एक बात बोल दी थी, क्योंकि अगस्त कामते ने ये बात बोली थी कि समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो। ठीक है, और कई सारे लोगों ने उसका अनुसरण भी किया, उसको फॉलो किया। ठीक है, तो उसने क्या देखा होगा, तो भैया देखो, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। क्या, एक तो समाज का ऐतिहासिक स्थिति, मतलब समाज के ऐतिहासिक फैक्ट के आधार पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवादी मेथड का उपयोग करेंगे। तीसरा, चुनाव पद्धति या निर्वाचन पद्धति। ठीक है, या निर्वचनात्मक, इसको बोलते हैं निर्वचनात्मक, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में नाम लिखा आ रहा होगा डिस्प्ले पे, आप देख लोगे, निर्वचनात्मक मेथड। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको स्पष्ट होना चाहिए, कब, जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हम दो तरीके का उपयोग करेंगे, दोनों का मीजान बैठा लेंगे, दोनों की बराबरता, दोनों को हम समझेंगे। दोनों को समझने के बाद निष्कर्ष निकालते टाइम हमें न्यूट्रल निर्णय लेना है, तो दोनों चीजों को बराबर पे लेकर के चलना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना होगा, जब भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तब हमें ऐतिहासिक स्थिति का पता होना चाहिए, हमें प्रत्यक्षवादी स्थिति से हम, ठीक है, दो तीन प्रकार, तो देखो, जब भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक पद्धति से समाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम तीन प्रकार से समाज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपना लेंगे, दूसरा प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपना लेंगे, और तीसरा
निर्वचनात्मक दृष्टिकोण अपना लेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि इनका मतलब क्या, आएगा नहीं आएगा, बोलो। ठीक है, ठीक है, उसके पहले तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट है, ख्याल आए उसके पहले एक बात स्पष्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक पद्धति से जब हम, साइंटिफिक मेथड से जब हम समाज यानी सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब मनुष्य समूह को, मनुष्य समूह को जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो स्पष्ट है कि हमें अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब सिद्ध करना अनिवार्य है। सिद्ध कैसे होगा, तो फैक्ट के आधार पर होगा, मतलब तथ्यों के आधार पर। ये बात भी तय है, तो हमें तथ्य देखना पड़ेगा, फैक्ट समझना पड़ेगा। पढ़ना और समझना दोनों अंतर वाली बात है, तो हमें फैक्ट को समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि ये फैक्ट, ये तथ्य जो है, ठीक है, वो किस परिस्थिति में निर्मित हुआ। उस परिस्थिति को वर्तमान की परिस्थिति से हम क्या करेंगे, कंपेयर, और तब जाके हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे स्पष्ट। ठीक है, वो वाला काम नहीं करेंगे, ढोर चाल वाला काम नहीं कि जो किताब में लिखा है हमने मान लिया और किताब लेके पहुंच गए कि ये देखो कोट कर दिया वो किताब को, ऐसा नहीं है। अगर पेपर में नहीं पूछा गया है, अगर पेपर में ये बोला गया है कि आप इसका विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए, तो स्पष्ट रूप से आपको अपना तर्क भी देना पड़ेगा, द्वंदात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है, तो फिर भी आपको अपना स्पष्ट तर्क रखना पड़ेगा। क्रिटिकली एनालाइज करो, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक, तो जब हम इसको सिद्ध और फैक्ट की जांच करने के लिए आएंगे, तब हमें ये तीन मुख्य पद्धतियों का उपयोग देखने को मिलता है। कौन सी? ऐतिहासिक पद्धति, ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति, प्रत्यक्षवादी पद्धति और निर्वचनात्मक पद्धति या चुनाव पद्धति। ठीक, अब ये क्या है इनको समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना भैया, बहुत सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ऐतिहासिक पद्धति मतलब तो नाम से स्पष्ट हो गया, इतिहास की बात है। इतिहास यानी पुराना, मतलब मनुष्य का जो पुराना डाटा मिलेगा, मनुष्य के समाज का, मनुष्य के समूह का या समूहों का, ठीक है, जहां जहां से जो डाटा मिलेगा पुराना संग्रहित डाटा, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके आधार पर अनुमान कर लेंगे कि मनुष्य पहले ऐसा 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 रहा करता था, इतने वर्गों में मिलता था। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार किताब लिखता है और हर व्यक्ति उस किताब को उस परिस्थिति के अनुसार लिखता है। ठीक, तो हम हर किताब पे भरोसा करें अनिवार्य नहीं है, किसी भी किताब पे भरोसा करें अनिवार्य नहीं है, दोनों स्थितियां हैं। हम हर किताब पे भरोसा नहीं कर सकते या कर लेते हैं कई बार, तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर किताब पे भरोसा करना ही जरूरी है, मत करो। आप अपना बुद्धि लगाओ, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, तो आप अपना विवेक उपयोग करो। आपके पास जो बुद्धि दी है, जो दिमाग दिया है, जिसको तुम कहते हैं माइंडेड व्यक्ति एकदम कर रहा, उसका उपयोग करो, उसके उपयोग से समझो ये चीज। ठीक है, जब हम ऐतिहासिक फैक्ट पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम सिद्ध करके दे देंगे कि देखो भैया ऐसा ऐसा होता था, लेकिन क्या 100% सिद्ध होगा? अभी तुम दिमाग में रखो इस चीज को, क्या 100% सिद्ध किया जा सकता है? अभी विचार में रखना, सोच लेना कि क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, फिर मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी पद्धति है प्रत्यक्षवादी पद्धति या अनुभवी पद्धति। प्रत्यक्षवादी या अनुभवी मतलब क्या रे मास्टर? प्रत्यक्षवादी यानी कि मैं खुद हूं, मान लो मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है, समाज का अध्ययन करना चाहता हूं, मैं शादी समारोह में बैठ करके समाज का अध्ययन करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा शादी समारोह में बैठ जाऊंगा, खुद जा रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर बता पाऊंगा कि समाज जो है, मनुष्यों का जो समूह है, ठीक है, उस शादी में किस तरीके से व्यवहार करता है और किस तरीके से वो शादी का लुफ्त उठाता है और शादी में क्या करता है, विघ्न डालता है। वो सारी चीजें मैं देख लूंगा, फिर उसका मैं वर्णन कर दूंगा कि भैया मैं गया था एक शादी में, उसमें देखा मैंने कि 4 लोग उधर जनरेटर की आवाज में नच रहे हैं, मतलब इनने 100% बहुत ज्यादा नशा कर लिया है।
ठीक है, कि जनरेट डीजे ईजे ढोल से कोई मतलब नहीं, उधर अलग ही जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की आवाज में नच दे रहा है। ठीक है, चार लोग बहुत तेज गाड़ी चला के बारात से कम आधा किलोमीटर आगे चले गए, मतलब ये लोग नशा करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। उधर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को बरमाला पहना रहे हैं, इधर से चिल्ला चोंट मचा रहे हैं। मतलब ये बात भी तय है कि या तो ये नशे में है या नशा, या तो ये नशे में है या बिना नशे के हैं। ठीक है, क्योंकि नशे वाले गाली दे दे के चिल्लाते हैं, बिना नशे वाले साधारण चिल्लाते हैं। ठीक है, उधर मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का एक ग्रुप अलग ही बैठ करके दूल्हा दुल्हन की बुराई करने में लगा है। ठीक है, इधर मैं एक चीज और नोटिस किया है कि एक जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जो सीधा खाने पे टूट पड़ा, उसको कोई मतलब नहीं शादी ब्याह से, हो रही होगी जो होना है। ठीक है, कुछ एक इकट्ठा ग्रुप आया है लड़कियों का, बहुत तेज तैयार हो गया, जो सिर्फ फोटो खिंचवा रहा है। तो मैं जब एनालिसिस करूंगा कैसे किया मैंने, प्रत्यक्षवादी और मुझे, तो ये भाई मैं सिद्ध करके दे दूंगा कि ऐसा होता है। आप नहीं मान रहे थे, जाके देख लो, सिद्ध करके दे दूंगा मैं। ठीक है, कि भाई देखो उधर फोटो खिंचवाने वाला एक अलग ग्रुप है, जिसको सिर्फ फोटो खिंचवाना है। ठीक है, लड़कियां बहुत तेज तैयार हुई भाई, क्योंकि खर्चा किया है मुंह पे, 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए का मेकअप लगवाया है। उधर लड़का आया पाउडर लपेट के, यहाँ ले हटाओ, वो पसीना पसीना हो रहा, जेलो पाउडर भी पूछ गया। ठीक, बहुत तेज नच गए। कोई एक ग्रुप दिखेगा जो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब ये तय हो जाएगा कि ये जो ग्रुप है वो या तो उस दूल्हे का बहुत खास है या दुल्हन का बहुत खास है। ठीक, ये स्पष्टता दिखती है। तो ये मैं कैसे किस आधार पर कह रहा हूं कि शादी इस तरीके से चल रही है। विघ्न डालने वाले मैंने बता ही दिया, जनरेटर पे नच रहे हैं, ये विघ्न डालेंगे आकर के लेट। ठीक है, दारू पी के आएंगे, बारात में नचेंगे, फिर बारात में लड़ाई करेंगे। ठीक, ये फिक्स हो जाता है। कैसे होता है, तो मैंने देखा, अनुभव किया, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उस समाज के अंदर, वो भी समूह है, उस समाज के अंदर जाकर के बैठा हूं खुद, और उसका एक्सपीरियंस ले रहा हूं। ठीक है, उसको देख रहा हूं, उसका अनुभव ले रहा हूं, और उस अनुभव को आकर के किताब में लिख दूंगा। बात स्पष्ट है। अब ये मेरे ही अनुभव की बात है, हो सकता है कोई और दूसरा जाए वो अलग तरीके से देख रहा हो। मेरा दृष्टिकोण तो यही है देखने का। मैं हर दृष्टिकोण पर नजर रखता हूँ कि चार बुजुर्ग बैठे हैं वो अलग, ठीक है, तमाकू घिस रहे हैं। गांव ग्रामीण शादी में जाओगे तो आपको स्पष्ट दिखेगी। बहुत समाज को बारीकी से समझना है तो आपको गांव के अंदर आना पड़ेगा। अगर प्रत्यक्षवादी पद्धति से आपको समाज का निरीक्षण करना है, समाज का परीक्षण करना है, समाज का अध्ययन करना है, तो ग्रामीण परिवेश में आइए। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में आपको समाज के बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलेंगे। शहरी परिवेश में वो स्पष्ट स्वरूप नहीं मिलते, क्योंकि सब बिजी हैं एक्चुअल में। काम कुछ नहीं है लेकिन बहुत बिजी है। एक्चुअल में हम काम कुछ नहीं है हमें, लेकिन बिजी बहुत है। ठीक है, तो वो जबरन अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। समझ रहे हो बात को, सोच रहे हैं कि हम ही गुलाम कर लेंगे अंग्रेज बन के वापस। ऐसा होगा नहीं। ठीक है, लेकिन हरकतों से ऐसे भी हैं हम कि वापस कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों को गुलाम हो जाए। खैर, इन सब चीजों पे हम अलग चर्चा करेंगे। ये भी एक सामाजिक दृष्टिकोण ही है देखने का समाज को। तो एक प्रत्यक्षवादी पद्धति होगी। एक ऐतिहासिक, मैंने क्या किया, मनुष्यों को देखा कि पहले झोपड़ी में रह रहा था जानवर। मैं कैसे बोला था कल आपको कि पका के खाने लगा, पहले जानवर खा रहा था, बिना कपड़े के घूम रहा था, कपड़े पहनना चालू कर दिया, बस्ती बसा ली, समूह बना लिया, बताया था, खेती करने लगा है। और मैंने बताया था आप हड़प्पा सभ्यता को देखो, वो अपने से ज्यादा एडवांस रही होगी। क्यों ऐसा मैं बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये फैक्ट दिख रहे हैं, और इन फैक्ट के आधार पे हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, और उस अनुमान को हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो। ठीक है, एक तो ये तरीका था ऐतिहासिक, और एक ये प्रत्यक्षवादी कि मैं खुद गया समाज में कईयों दिन रहा, रहने के बाद उसकी वास्तविक स्थिति को समझा, और वास्तविक स्थिति को समझने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये नियम भी निकाला है हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, कलेक्टर के लिए, कि जो भी कलेक्टर है वो अपने जिले के हर एक गांव में जाएगा, एक एक रात, दो दो रात, दो दो दिन, तीन तीन दिन रुकेगा प्रॉपर वहां पर। ठीक है, वहां रहेगा, और रह करके ग्रामीण वासियों की मूल समस्या को समझने की कोशिश करेगा। ये प्रत्यक्षवादी पद्धति से ही मूल समस्या को समझेगा, उसका समाधान निकालेगा। देखो, ये मध्य प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने नियम निकाल चुकी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। प्रत्यक्षवादी बोलो, ऐतिहासिक और प्रत्यक्षवादी स्पष्ट है। अब एक है निर्वचनात्मक, यानी चुनाव की पद्धति। देखो, चुनाव की पद्धति असल में
कुछ नई पद्धति नहीं है, ये इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसा है समझो। अब हमें चुनाव करने की स्थिति में आना पड़ेगा कि हम इस चीज को माने या नहीं माने। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखो विज्ञान सिद्ध करके देता है, 100% सिद्ध करके नहीं देता है, लेकिन विज्ञान जो है, ठीक है, साइंस जिसको तुम बोलते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना बोलते हो ना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी 100% सटीकता नहीं मिलेगी। अगर 100%, देखो बहुत, ये नहीं कह रहा मैं कि क्यों नहीं मिल रही, कैसे नहीं मिलेगी, बहुत आसान है समझना। कुछ नहीं, एक सीधा सा सवाल खुद से करो। अगर विज्ञान की हर एक रिसर्च के ऊपर 100% सटीकता होती, तो उस रिसर्च के ऊपर या उस रिसर्च के ही जैसी दूसरी नई रिसर्च क्यों आती जिसमें कुछ सुधार किया गया होता? फिर उसके ऊपर तीसरी रिसर्च क्यों आती? जैसे मान लो पहले पृथ्वी के ऊपर ही जब, तो पहले पृथ्वी का सिद्धांत क्या था कि पृथ्वी स्थिर है, चारों ग्रह आसपास चक्कर लगा रहे हैं, चारों ग्रह, सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। साइंस था तो मान लेना था, लेकिन 100% सिद्ध नहीं है। ठीक है, जब सिद्ध नहीं है तो फिर नई रिसर्च हुई, हुई नहीं हुई, बोलो। तो देखो स्वाभाविक सी बात है, 100% सत्यता साइंस भी नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कोई ने बोला भगवान है कि नहीं है, विज्ञान कह रहा है नहीं है। ठीक है, ठीक है, और उधर से कोई बहुत विद्वान सा व्यक्ति आया, ठीक है, जो लकड़हारा है और उसके पास बुद्धि इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। जो चरवाहा है, गाय चरा रहा है, उसका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, उसने साबित करके दे दिया भगवान है। पूरा विज्ञान फेल हो गया कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। ठीक, समझ रहे हो ना बात को? तो ये चीजें होंगी, तो अब इसमें हमें चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि 100% सटीक कुछ नहीं कि हम ऐतिहासिक पद्धति से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं या प्रत्यक्षवादी पद्धति से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मतलब सिद्ध करने की स्थिति में, या दोनों में से कोई एक को चुन करके न्यूट्रल रहें, तो एक को चुन करके बाइस्ड हो जाएं, या दोनों में से कोई एक को चुने और बाइस्ड हो जाएं कि भाई एक की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो जाए, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चुनाव करना क्यों अनिवार्य है, निर्वचनात्मक पद्धति का उपयोग क्यों करना अनिवार्य है? क्योंकि उसमें ये देखा जाएगा कि भाई ऐतिहासिक डाटा ये दे रहा है, अच्छा ऐसा 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 था, और हम जब जाके देख के आए तो वो अलग तरीके का अनुभव हुआ हमें। ठीक है, कुछ मामलों में ऐतिहासिक डाटा ठीक है, कुछ मामलों में प्रत्यक्षवादी मनोस्थिति ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति समान नहीं है, हर व्यक्ति का वातावरण समान नहीं है। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि वो फ्रांस के लेवल पर ही था, अगस्त क्रांति, उसने जिस प्रकार से समाज को देखा है भारत में, उस प्रकार से समाज नहीं चल रहा था। उसने जब किताब लिखी, ठीक है, तब भारत गुलाम था। अब सोचो, समझो इस चीज को। तो चुनाव करना अनिवार्य है, क्योंकि 100% सटीकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नहीं मिल सकती। इसीलिए एक अनुमानित आधार पर ही आप समाज का क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो मैंने आपको क्लियर किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर सकते हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कैसे कर सकते हो? तो ऐतिहासिक स्थिति, ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करके और प्रत्यक्षवादी पद्धति का उपयोग करके, दोनों के मीजान को देख करके चुनाव पद्धति से आप चुन करके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस मामलों में कौन सी स्थिति ठीक है, किस मामलों में कौन सी स्थिति खराब है, किस मामलों में कौन सी स्थिति अच्छी की जा सकती है और उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चुनने का अधिकार आप स्वतंत्र रूप से रखते हो। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई चुनाव पद्धति तक? बोलो। ठीक है, तो आप ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि वैज्ञानिक पद्धति जो है, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति जो है वो समाज को देखने का एक नजरिया है, लेकिन आलोचना उसमें भी है। 100% सत्यता उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है, मान लो मैं प्रत्यक्षवादी पद्धति से शादी समारोह का उदाहरण दिया था, मान लो मैं प्रत्यक्षवादी पद्धति से समाज का क्या करने गया, निरीक्षण करने गया, परीक्षण करने गया, अध्ययन करने गया, और मैं ही नशे में चला गया, तब तो मेरे को चारों तरफ क्या दिखेगा? सब कुछ सन्नाटा, घूमता ही घूमता। और मैंने आके किताब लिख दी, और वो किताब मान लो मेरे फॉलोअर ने पढ़ ली, क्या होएगा? बंटाधार हो जाएगा, और क्या होएगा? ठीक है, इसीलिए कहा गया है जब भी आप कोई किताब पढ़ो, या मैं समाजशास्त्र पढ़ाना, तो चाहे समाजशास्त्र की किताब हो
या कोई और किताब हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप कोई किताब पढ़ो, ठीक है, वैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मेरे द्वारा कोई जब पढ़ाऊंगा, जब मैं, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर मैं इतनी कमांड दे दूंगा आपको कि आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा विश्वास करना, बस मैं बता रहा हूँ 100% लिख के, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, ये मैं 100% कह सकता हूँ और अनुभव के आधार पर ही कह सकता हूँ। अब आप बोलोगे ये कैसे कह सकते हो? मैं साबित करके दूंगा आपको। यहां भी वैज्ञानिक लगे हैं साबित करने में, ठीक है, लेकिन मैं जब ही साबित करके दे पाऊंगा जब जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का आप पालन करो। ठीक है, वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि ये फलाने 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 नियम आप उपयोग कर लो, तो आपका समाज क्या है, सुधर जाएगा। समाज क्यों है, पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, एकदम सिस्टम में चलेगा, क्योंकि समाज को एंड ऑफ द एंड एक सिस्टम ही कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे उपक्रम काम करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब सिस्टम्स लगे होते हैं। ठीक है, स्कूल सामाजिक सिस्टम का हिस्सा है, परिवार सामाजिक सिस्टम का हिस्सा है, शादी सामाजिक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, कैसे व्यवस्थित हो, वो सारी चीजें समझ आएंगी, आगे आप पढ़ते जाओगे सारी चीजें समझ आती जाएंगी। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि आपको फलाने फलाने नियम दिए हैं भैया, ये नियम, लेकिन समस्या यहाँ पर है समाज के लिए मैं आपको क्यों सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि तुम सब एक ही स्थिति में जा रहे हो। लेकिन अगर मान लो मैं कोई डॉक्टर को बोलूं, ठीक है, कि आप समाज को ऐसे देखो, तो क्या वो देखेगा? नहीं, उसकी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है। तो आपके ग्रुप के लिए मैं बातें सिद्ध कर सकता हूं, हर ग्रुप के लिए मैं वो बातें सिद्ध कर पाऊं जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? मान लो मैंने प्रत्यक्षवादी पद्धति से भी शादी का किया, मतलब कोई समाज का मैंने निरीक्षण किया, ठीक है, उसका अध्ययन कर लिया। अब वो शादी समारोह में है और मैं वही के वही नियम लगा रहा, कहां पे? कोई मर गया मैयत में, तो लगेंगे क्या? भाई अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, आप मरे हो, कोई भी मरा है, तो बहुत तेज तैयार होके 4 लोग इकट्ठा होइए, फोटो खिंचवाइए, तो मेरे को लपाड़ा मार के भगा देंगे, क्योंकि सामान्यतः लोगों के अंदर, है ना, इन जनरल मृत्यु दुख की परिस्थिति है नहीं है? हमारे लिए तो खुशी की बात है सामान्य मृत्यु होना, लेकिन मृत्यु कैसी होना, ऊपर वाले ने जितनी लिखी है उतनी पे अगर आप मर रहे हो सामान्य स्थिति में, तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो अंततः तो संस्कार ही है। ठीक है, तो हम तो ना मृत्यु में दुखी होते हैं, ठीक है, ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं, न्यूट्रल है। बात स्पष्ट समझ आ रही है? ठीक है, तो इसलिए चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है कि आपको किस परिस्थिति में यह अध्ययन किया गया है और किस परिस्थिति में नहीं। तो 100% सत्यता या 100% सटीकता जो है वो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखने को नहीं मिलती, इसलिए आलोचना हो जाती है। ठीक है, एक वैज्ञानिक ने कहा, मतलब एक समाजशास्त्री ने दृष्टिकोण रखा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कर दिया उसका, मैं विचारधाराएं पढ़ाऊंगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कार्ल मार्क्स का अपन उदाहरण है, तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, समाज को किस दृष्टि से देखा, सिर्फ नेगेटिव की, सब कुछ खराब, समाज कोई मतलब की नहीं, सब पूंजीपतियों का राज है, पूंजीवादी समाज है, साम्यवाद अपनाओ। तो क्या सबने साम्यवाद अपना लिया? नहीं। क्या अपनाने लायक है? नहीं। व्यवहारिकता में सत्य है? नहीं हो सकता। लेकिन वो तो दादा, कार्ल मार्क्स दादा मर गया, बोल बाल के मर गया। अब उसके जितने भी अनुयायी हैं या जितने फॉलोअर्स हैं, उसको आप क्या कह देते हो, मार्क्सिस्ट। तो उस ग्रुप के लिए उसने सिद्ध कर दिया, लेकिन सब ग्रुप के लिए नहीं। और समाज तो मैंने आपको बता दिया हर स्तर पर है, ग्लोबल है, और सब अपने अपने नियम, अपनी अपनी परंपरा से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए समाज के अंदर कुछ ऐसे नियम डाले जाएं जो सबके लिए समान हो, तो नैतिकता का जन्म होता है। तब आपके अंदर किस चीज का जन्म कराते हैं? नैतिकता का जन्म। यहाँ ये डाल दो, आज अगर नैतिकता सबके अंदर डाल दो, 95% समस्या खत्म हो जाए। ठीक, तो क्लियर समझ आया कि 100% सटीकता आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम समाज का अध्ययन करें तब हमें 100% सटीकता देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें नहीं मिल मर गए अगर इसमें नहीं मिल रही है तो इसमें मिलना चाहिए, यही दिमाग लगाएंगे। तो समझते हैं भैया इसको भी कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो अब
समाजशास्त्रीय पद्धति या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है ना, या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है, ठीक है, इस दृष्टिकोण से जब भी कोई समाजशास्त्री, उसको समाजशास्त्री कहते हैं जो अध्ययन कर रहा है, जब भी कोई समाजशास्त्री समाज का अध्ययन कर रहा होता है तो वो दो स्थितियों में समाज का अध्ययन कर सकता है। एक नकारात्मक स्थिति में, मतलब नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में, ठीक, एक पॉजिटिव सेंस में बात करेगा और एक नेगेटिव सेंस में बात करेगा। एक को समाज में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखेंगी, समस्या ही समस्या है, कोई समाधान नहीं है, सिर्फ एक समाधान है, सारे लोग आपस में मर जाएंगे, कट जाएंगे और फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप भी तो ऐसी बात करते हो, लेकिन मैं किस सेंस में रह रहा हूं वो जानना नहीं वाले, उसमें मैं पॉजिटिव भी बोलता हूं तो मैं न्यूट्रल हो जाता हूं, ठीक। और एक ऐसा जिसको सिर्फ भलाइयां ही भलाइयां दिखेंगी। आज का जो समय, अगर आज की दृष्टिकोण से देखा जाए, मान लो कोई बीजेपी को वोट देता है, मान लो कोई बीजेपी का समर्थक है, ठीक है, मान लो कोई बीजेपी का समर्थक है, तो उसको बीजेपी के अंदर क्या दिखेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है। और बीजेपी का जो मतलब बीजेपी का विपक्षी है जो, उसको क्या दिखेगा बीजेपी में, सब कुछ बुरा। बंगाल जीत गए, ईवीएम घोटाला हुआ है जब जाके जीते, ठीक है, जो समर्थक है वो क्या कहेगा, नहीं 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 हुआ कुछ। यही है ना आज के सेंस में देखा जाए तो सामाजिक स्थिति को जब आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हो, ठीक है, समाज को जब आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हो तो आप दो प्रकार की बातें करोगे, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। नहीं, इस नकारात्मक परिप्रेक्ष्य को एक नाम दिया गया है, उसको बोला गया है मार्क्सवादी पद्धति, मार्क्सवादी पद्धति। मैंने अभी उदाहरण दिया था, सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है, मार्क्सवादी पद्धति। और इस सकारात्मक पद्धति को एक नाम दे दिया प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी का आपको अंग्रेजी मीनिंग डिस्प्ले पे दिख जाएगा, आप देख लो, लिख लो, ठीक है, प्रकार्यवादी, ठीक, मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लाभ ही लाभ बताए जाएंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, हम समाज का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि समाज का जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाज के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, क्या किसी विशेष समूह का समाज के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को जानने के लिए हमें यह अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। प्रभाव जो है वो सकारात्मक, मतलब मान लो, जैसे मान लो आतंकवादी समूह है, अब आतंकवादी समूह जो है उसका प्रभाव समाज के ऊपर कैसा है, 100% नकारात्मक है। आप आतंकवादी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है, कई लोग उनसे भी सिंपैथी रखते हैं सिंपैथी सिंपैथी है कि नहीं, वो तो मजबूरी में आतंकवादी बनता है, ऐसा हो जाता। अरे आतंकवादी है ना, मतलब गोली खा और मर, सुअर की मौत मारो इनको, ठीक है। मजबूरी अजबूरी, जब सबकी मजबूरी रहेगी, क्या सब बन गए, हर व्यक्ति परेशान है कहीं ना कहीं, क्यों तुम बने हो तो भुगतो, स्पष्टता होना चाहिए इसमें। तो ये देखा जाता है, जैसे मान लो तुम्हारी ये कोचिंग है, ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि ये कोचिंग का प्रभाव जो है वो समाज के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को मेरी इस मास्टर की पाठशाला का अध्ययन करना है सामाजिक दृष्टिकोण से, तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्थितियां देखूंगा। नेगेटिव क्या है कि मैं भैया लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, जो गलत है। चलो तुम्हारी सुविधा के लिए दे रहा हूं, मान रहा हूं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग इकट्ठा हो जाती है, तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है। और लाइव में आप बिल्कुल सामने बैठे हो, मुंडी लात धर दूंगा पढ़ाते टाइम, नहीं पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ये वाला काम थोड़ी है कि अरे रे बेटा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, लपाड़ा मार दो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो, क्योंकि तुम यहाँ अधिकारी बनने आए हो ना, तो लठ खाए बिना अधिकारी नहीं बन सकते, ये बात मान लेना। एक योग्य अधिकारी तो लठ खाए बिना नहीं बन सकते। जब आप आर्मी में जाते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें सबसे पहले आपके अंदर से मृत्यु का भय खत्म कर दिया जाता है। आप उस स्थिति में खड़े रहते हो कि आपको कोई भी कभी गोली मार दे, कोई दिक्कत नहीं, मार दे, इतने लठ खाते हैं वो,
और वो योग्य हैं। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो सिर्फ आर्मी वाले, ठीक है, आर्मी वाले जो है ना, वो वास्तविकता में योग्य हैं देश के प्रति। बाकी तो ये घूम रहे हैं, कल को बिक जाए, ठीक है। अब बोलो भैया आर्मी वाले भी पैसा लेते, बेटा देखो मैक्सिमम अपवाद तो सब में निकल जाते हैं, और इसमें योग्य अधिकारी बनना अपवाद है, बाकी तो सारे कैसे घूम रहे हैं देख लो, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं प्रभाव देख रहा हूं कि समाज के ऊपर इन समूहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कोचिंग समूह है, ये समाज कहलाएगा, ये भी क्रिया अंतर क्रिया, ये भी समाज है, समाज का हिस्सा है। तो इस कोचिंग समूह का या इन इतने सारे कोचिंग समूहों का किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, तो आप पाओगे ये नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डालते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। भले ही मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं सत्य, ये नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डालते हैं। कैसे डालते हैं तो आप देख लो ना, आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया जाता है, बहुत मोटिवेट किया जाता है कि आप हमारे पास पढ़ो, फलाना व्यक्ति पढ़ा था, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। अरे जब स्थिति स्पष्ट करो ना कि 10,000 कोचिंग है, 10,000 वैकेंसी नहीं है, लेकिन कैसे बन गए आईएएस और आईपीएस इतने, स्वाभाविक बात है। एक ही चेहरा 10 जगह पढ़ के कैसे बन गया, 10 जगह की कोचिंगों में कैसे लगा है, ये भी चीजें इफेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। ये नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट मेरे बच्चों से कहता हूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक सब सीधा सीधा सिद्धांत होना चाहिए, ना तो किसी बोलो टॉपर को सुनना है, ना किसी कोचिंग को सुनना है जो मोटिवेशन दे रही हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ सिलेबस को देखना है, और सिलेबस को देख करके डिसिप्लिन फॉलो करके पढ़ना है, नौकरी लग के ही रहेगी। और अगर आपने सुन लिया कि फलानी 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 किताब से पढ़ करके पास होते हैं, फलानी किताब को पढ़ लो, मैंने तो ये किताब पढ़ी थी, मैंने वो किताब पढ़ी थी, ठीक है, और मैं पास हो गई, मेरा टॉप रैंक हो गया, और फिर उधर जाके जेल में ठूंस दिए गए क्योंकि करप्शन कर लिया, तो आप योग्य अधिकारी तो नहीं हो। स्पष्टता आ गई। समाज के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, ये प्रभाव को देखने के लिए, ठीक है, प्रभाव को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और किस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से आप समाज का दो प्रकार से अध्ययन करते हो, एक नेगेटिव चीजें देखते हो और एक पॉजिटिव चीजें देखते हो। जैसे शादी में मैं गया था, शादी का उदाहरण था, तो मैंने शादी में क्या देखा, मैंने शादी में देखा कि दूल्हा दुल्हन बोलो फोटो खिंचा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, नच रहे हैं, सब हो रहा है। उधर जनरेटर के पीछे 4 लोग क्या कर रहे हैं, नच रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये नकारात्मक प्रभाव डालेंगे शादी के अंदर। देखो मैंने ये देख लिया, ये स्पष्टता आई। अब बोलो अब क्लियर हुआ, बताओ भैया, ठीक है। अब अगर मान लो आप मार्क्सिस्ट हो, मार्क्सवादी हो, तो आप समाज को किस नजरिए से देखो, सिर्फ नेगेटिव। आप मान लो कोई प्रकार्यवादी समाजशास्त्री हो तो आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव देखोगे। लेकिन क्या इससे 100% प्रभाव दिखेगा, बोलो नहीं दिखेगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि आपको अगर समाज का अध्ययन करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग भी करना पड़ेगा, सामाजिक पद्धति का उपयोग भी करना पड़ेगा, और दोनों के निष्कर्षों को ध्यान से देखना पड़ेगा, प्रभावों को ध्यान से देखना पड़ेगा, और उसके बाद न्यूट्रल होकर के विचार करना पड़ेगा। तब जाकर के आप समाज का सटीक अध्ययन कर पाओगे। चाहे ऐसी 10 पद्धतियां क्यों ना आ जाएं, जब तक आप न्यूट्रल होकर के विचार नहीं करोगे तब तक आप समाज का क्या बोलो सटीक अध्ययन नहीं कर पाओगे। अगर आप बाइस्ड हो गए, एक तरफ झुकाव आपका ज्यादा हो गया, मान लो आप प्रकार्यवादी हो गए तो आप सिर्फ लाभ ही लाभ देखोगे, अगर आप मार्क्सवादी हो गए तो आप सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखोगे, और सुधार के नाम पे ऐसी थ्योरी दे दोगे जो संभव ही नहीं है, जो व्यवहारिकता में संभव नहीं है। जैसे मार्क्स ने दिया था कि सबको सब बराबर 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 बांट दिया जाए, संभव ही नहीं है बराबर। अगर बराबर सबको बांट दिया, ये जो आजकल फ्री बीज चलता है, सबको मान लो सबको फ्री में 1-1 करोड़ रुपए दे दिया तो लोग काम करना ही बंद कर देंगे, समाज रुक जाएगा। अगर मान लो मैं तुम्हें कल 1-1 करोड़ रुपए तुम जितने बच्चे हो उन सबको बांट दूं, तो तुम का यूपीएससी की तैयारी करोगे? नहीं, ठीक है, बड़ी समस्या है।
अरे 10-10 करोड़ दे दिए तो कभी जीवन सोचोगे ही नहीं, करना है गुजारा है बस, मस्त जीवन कट जाएगा, एक नंबर, करोड़पति बन गए। टेंशन है। समझने की कोशिश है ना, काम करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक लक्ष्य चाहिए होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो कोई मोटिवेशन नहीं, एक लक्ष्य चाहिए होता है, वो लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा। और अंतिम गोल तो आप सबका एक ही है, पैसा कमाना है। वो पैसा अगर आपके ऊपर ठूस दिया, फेंक दिया आपके ऊपर, लो उठा लो जितना उठाना है, करोगे का काम? नहीं। ये तो सब फालतू बात है, समाज सेवा, ठीक है, क्योंकि समाज की अगर सेवा करने जाओगे तो निश्चित रूप से याद रखना, समाज खराब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप आगे पढ़ोगे समझ जाएगा। सेवा नहीं करना चाहिए समाज की, सेवा जानवरों की करो, सेवा असहाय की करो, समाज की गाय की सेवा करो। गरीब है मान लो कोई, उसकी सेवा क्यों कर रहे हो आप? उसको उसकी जरूरतों की चीजें उपलब्ध करा दी, सेवा भाव से मत देखो उसमें, और उसको सीख दो, सुन रहे भैया तू सुधर जा, हाथ पांव तेरे को दिए, तू काम कर सकता है, ठीक है। व्यक्ति गरीब क्यों है? 500 रुपए कमा रहा है, 450 की दारू पी ले रहा है, तो गरीब नहीं होगा क्या होएगा बताओ? ठीक है, बात स्पष्ट को समझो। आईफोन लेने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन पेट्रोल डलाने के टाइम पे पेट्रोल महंगा हो गया। ये है समाज हमारे पास। जरा सा फ्री में लाडली बहना योजना चलाई, सबने वोट एक जगह दे आए। ये है समाज हमारे पास। फ्री बीच में मर रहा है समाज, तुम इसका अध्ययन हमें करना रहता है। अब इसको सुधारने के लिए इसके प्रभाव को बताएंगे, इसके समाधान को बताएंगे, यही तो करना रहता है। किस दृष्टिकोण से? दोनों दृष्टिकोण से कर सकते हो। बात स्पष्ट हो गई है, ठीक है। और इसीलिए इतनी बात इसलिए समझे, समझो, और इसीलिए जब समाज का अध्ययन किया तो सबने दो दृष्टिकोणों को अपना करके किया, 6 प्रकार से किया। 6 प्रकार हो गए ना, प्रत्यक्षवादी, चुनाव, निर्वचनात्मक, ऐतिहासिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, 5 प्रकार होला, हाँ, ठीक है। तो 5 प्रकार से समाजों का अध्ययन किया, तो 5 प्रकार के विचार सामने आ गए। इसीलिए आप देखते हो जब हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं और सिलेबस जब हम देखेंगे तो हमें अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग विचार देखने को मिलेंगे, उन विचार को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग मिलेंगे। इसीलिए हमें यूपीएससी के सिलेबस में विचारधारा को पढ़ना अनिवार्य है। आपने देखा होगा इस सिलेबस में थिंकर वाला एक पार्ट है, ठीक है नहीं है? इसमें आपको विचारक पढ़ने हैं। क्यों पढ़ना है? उनकी विचारधाराओं को समझना है। बात स्पष्ट समझ आ गई? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अगर इतनी बात तुम्हें समझ आ गई तो इसके आगे अपन कल डाले जाएंगे। हेडिंग डाल के रखना, हेडिंग डाल के रखो, समाज शास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं, समाज शास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं। ठीक, तब तक के लिए सीताराम।